आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। उद्देश्य स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि इस चैनल पर हम अपने क्लास यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के क्लासेस वीडियो को अपलोड करेंगे, सब्जेक्ट के वीडियो को अपलोड करेंगे और पूरे विश्व भर के जरूरी, अपने देश के जरूरी मुद्दों पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक वीडियो के साथ, और वो वीडियो है क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, और उस चैप्टर का नाम है आवेश यानी स्थिर वैद्युत। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, इस पे अन्य क्लासेस के वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे, अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे, अदर टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे। देखते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो चैप्टर है यह भौतिक विज्ञान का चैप्टर है। आप सब लोग जानते हैं कि क्लास 11th और 12th में फिजिक्स के विज्ञान के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये जो चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान क्या होता है। वैसे आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं। लेकिन में आप लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान क्या है, एनसीईआरटी की मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे सामान्य परिभाषा है, प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है, यानी भौतिक विज्ञान कहलाता है। द स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, यानी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक तरीके से सोचना। और प्राकृतिक घटना के चारों तरफ बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो आप चारों तरफ देख सकते हैं, सारी प्राकृतिक घटनाएं। अपने चारों तरफ जितने भी चीजें हो रही हैं आपके पर्यावरण में, वो सारी घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, जैसे बिजली का चमकना, बादल गरजना, बारिश का होना, हवा चलना। ठीक है, सूरज का सुबह के टाइम निकलना, पूरब दिशा में निकलना, शाम के टाइम डूब जाना। ठीक है, तो ये सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं। और भी बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं कि किसी पेड़ से फल का गिरना और नीचे आना। और बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, जैसे फैन का चलना, ठीक है, पंखे का चलना, मोटरसाइकिल बाइक का चलना, कंप्यूटर, वीडियो कॉलिंग करना। ठीक है, ए अब तो एआई की दुनिया आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं, तो उनके बारे में समझना। ठीक है, देश दुनिया में जो है तकनीकी के मामले में, विज्ञान के मामले में जो भी तरक्की हुई है, और खास करके जो हम अपने चारों तरफ की प्राकृतिक घटनाएं देखते हैं, उन प्राकृतिक घटनाओं का अगर हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, अगर उनके बारे में वैज्ञानिक तरीके से सोच पाते हैं, तो यानी कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से सोचना मतलब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम सोचेंगे, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे, और सोचने के बाद हम उस पर जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और विज्ञान पढ़ने की पहली शर्त होती है, जो आपको 6 बताई जाती है, क्यूरियोसिटी द मदर ऑफ साइंस। जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी होती है। तो इसमें हमें जिज्ञासा होनी चाहिए किसी भी चीज को जानने की। भाई आप खुद सोच के देखो, क्या ऐसा होता था कि न्यूटन के पहले, न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन से पहले सेब गिरता था तो ऊपर चला जाता था? ऐसा नहीं होता था, सामान्य सी बात है, तभी नीचे ही आता था। लेकिन उसके बारे में कोई सोचना स्टार्ट नहीं करा, सबको ये नॉर्मल बातें लगती थी, सबको लगता था बस ऐसे ही होता है, तो सबको नॉर्मल बातें लगती थी। ऐसी बहुत सारी विज्ञान की बातें हैं जो बाद में वैज्ञानिकों ने प्रूव करा, लेकिन पहले अंधविश्वास के कारण उसको नॉर्मल मानी जाती थी, उसको एकदम सामान्य मानी जाती थी। उस पर लोग सवाल ही नहीं उठाते थे, क्वेश्चन ही करते थे। और जो क्वेश्चन करते थे उनका जो है उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, या उनका विरोध किया जाता था कि तुम मेरे पुस्तक का अपमान कर रहे हो या मेरे नियम को गलत बता रहे हो। जबकि विज्ञान हवा हवाई में बातें करने से नहीं होती है, विज्ञान प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, विज्ञान तथ्यों पर चलता है। ऐसी सभी बातें जो हम प्रयोगात्मक प्रेक्षणों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा जिनको हम सिद्ध कर पाए, तथ्यों पे बात करें, तो वो विज्ञान होता है। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से बात करना, इससे हम बात नहीं कर सकते हैं हल्के में।
ठीक है। तो विज्ञान के जितने भी टॉपिक होंगे उनको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें तो फादर ऑफ फिजिक्स जो है न्यूटन को माना जाता है, आइंस्टीन। लेकिन आप जान सकते हैं कि न्यूटन को मानना थोड़ा ज्यादा सबको लगता है कि उनको मानना चाहिए, तो हाँ, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को मान लीजिए। ठीक है। हो सकता है कि अलग अलग बुक्स में जो है कुछ अलग वैज्ञानिक के नाम दिए हो, तो आप कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि सभी वैज्ञानिकों का, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों का फिजिक्स में अच्छा योगदान रहा है, बहुत सारे वैज्ञानिकों का। बहरहाल हम अपने चैप्टर पे आते हैं, और हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या होता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं, हम क्या करते हैं, वैद्युत करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान की कोई एक शाखा है वैद्युत। एक काम और करिए, आप हमारे साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। कॉपी और पेन लेकर के आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो उसका लाभ आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वैद्युत क्या होता है। वैद्युत के लिए हमने आपको बताया कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है। ठीक है। भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में पूरी तरह से आवेश के बारे में। ठीक है। यानी कि आज के टॉपिक में, आज के पूरे वीडियो में हमें आवेश के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं, भौतिक यानी वैद्युत। और वैद्युत के दो भाग होते हैं। सबसे पहला भाग हमारा होता है स्थिर वैद्युत की, जो आपका पहला चैप्टर दिया गया, वो पहला चैप्टर आपका स्थिर वैद्युत की का है। ठीक है। एक शब्द हम आपको बताना चाहेंगे, स्थिर वैद्युत की। होंगे आप लोग, स्थिर वैद्युत की अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युत की, बहुत ये जो विद्युत की वह शाखा होती है, इसके अंदर हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। स्थिर यानी कि स्थिर वैद्युत की यानी कि आवेश, यानी कि वैद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, हमारी स्थिर वैद्युत की होती है। तो पहला चैप्टर हमें स्थिर वैद्युत की के बारे में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर हमारा वैद्युत, दूसरा या तीसरा चैप्टर जो हमारा वो वैद्युत चालन के बारे में पढ़ना है, यानी जो हमारी दूसरी शाखा होती है वैद्युत की, उसमें हमें गतिमान आवेशों के बारे में पढ़ना होता है। ऐसे आवेश जो गतिशील होते हैं, तो गतिशील आवेशों के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे आवेश। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आवेश क्या होता है। आवेश किसी भी वस्तु की गुण होता है, किसी भी वस्तु की ऐसी क्वालिटी जिसके कारण वो किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है या अपने से प्रतिकर्षित करती है, ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। द क्वालिटी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन और एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आवेश, सॉरी इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है। यानी एक प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्सन के, अट्रैक्ट करने की या रिपल्स करने की एक क्वालिटी है जिसका नाम है आवेश। ठीक है। और आवेश किसी भी वस्तु का एक गुण होता है जो किसी वस्तु को दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है या अपने से दूर कर देता है। और हमें आज इसी चीज के बारे में पढ़ना है। जब भी हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तीन चार वैज्ञानिकों का नाम सामान्य रूप से आ जाता है। क्लास 10 में आप लोग पढ़े ही होंगे। और उन वैज्ञानिकों के योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं, जैसे टेस्ला हो गए, थॉमस अल्वा एडिसन हो गए, फैराडे हो गए। लेकिन इन सबसे भी आगे एक वैज्ञानिक है जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। हम इनके बारे में पूरी कहानी के बारे में नाम सुना देंगे या बता देंगे। फिलहाल हम चर्चा कर लेते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के योगदान के बारे में, हल्का सा एक चर्चा कर लेते हैं। कहानी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि इनका आगे के क्षेत्र में क्या योगदान है। बेंजामिन फ्रैंकलिन हमारे देश के नहीं थे, किसी अदर देश के थे, अदर कंट्रीज के थे, विदेश से आने वाले थे। जब बचपन में पतंग उड़ा रहे थे, तो बचपन में पतंग उड़ाते समय इन्होंने कुछ घटना को ऑब्जर्व करा, नोटिस करा। क्या घटना थी वो? ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो योगदान है, उस योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो बचपन में पतंग उड़ा रहे थे, तो पतंग उन्होंने धागे, एक रेशम के धागे से उन्होंने मांझा बनाया था और मांझे से उन्होंने पतंग बनाई थी।
और पतंग बनाने के लिए भी उन्होंने विशेष पदार्थ का यूज करा था। तो जब पतंग को उन्होंने आसमान में ऊंचाई तक उड़ाया तो पतंग को उड़ाने के बाद उन्होंने देखा, एक प्राकृतिक घटना देखी कि अचानक जो है बादल गरजने लगे। बादल जब आपस में गरजने लगे यानी बादल आपस में टकराए, उनके बीच घर्षण हुआ और घर्षण होने से जो है बिजली उत्पन्न हुई। तो जब बिजली चमकने लगी तो क्या होगा कि उनके जो है आ, वो बिजली जो है उनके पतंग के रास्ते और धागे के रास्ते वो बिजली जो है पूरी तरीके से आ गई। वो बिजली पूरी तरीके से आ गई, आ, पतंग के रास्ते वो आने लगी। हाँ, उन्होंने क्या करा था कि धागे को एक रिंग से बांध करके उस रिंग को अपने हाथ की उंगली में पकड़ लिया था। तो वो धागे के रास्ते वो आवेश जो है वो जो आवेश था वो आवेश जो है आ गया रिंग में, और रिंग के सहारे लग गए उनके हाथों में उनके झटका लगा, जोर का झटका लगा और वो गिर गए जमीन पे। और जब गिर गए जमीन पे तो उसके बाद उन्होंने उठा। अब इन्होंने उठा तो इन्होंने फिर कमाल कर दिया, फिर शानदार तरीके से इन्होंने प्रयोग करा। ठीक है, इसके बाद जो जब ये उठे तो इन्होंने शानदार तरीके से प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने सोचना स्टार्ट करा कि ऐसा क्यों होता है, हमें फ्लो क्यों लगा, हमें झटका क्यों लगा। फिर सोचना स्टार्ट करा तो उन्होंने सोचा कि ये जो है बादल के कारण हो रहा है, कि जब बादल आपस में टकरा रहे हैं तो कुछ ऐसा उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे हाथों को झटका लग रहा है। ऐसी चीजों को इन्होंने नाम दिया आवेश का, चार्ज का। तो हमने पहले ही बताया, आवेश किसी भी वस्तु का ऐसा गुण होता है जिसके कारण किसी भी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है या तो अपने से प्रतिकर्षित करती है। ठीक है। हाँ, आवेश का आप सामान्य लाइफ में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सामान्य लाइफ में भी इनको हम महसूस कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। जैसे आवेश को अगर फील करना हो तो आप देख सकते हैं कि बचपन में आपने प्रयोग किया होगा कि अगर हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, अगर आप जो है सूखे बालों में कंघी को रगड़ करके या पेन को रगड़ करके, कलम सूखे बालों में कंघी को रगड़ करके अगर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उसमें चिपकाएं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसमें चिपक जाते हैं। ऐसा भी आपने नोटिस करा होगा। या गुब्बारे में चिपक जाते हैं। आप बैलून ले लीजिए और बैलून में आप छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाइए बाल से रगड़ करके, तो ऐसा होगा। या बिल्ली की खाल को आप उसकी छड़ से रगड़ेंगे तब भी आप ऐसा देख सकते हैं। तो आवेश को अपने दैनिक लाइफ में आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आवेश क्या होता है। और हमने बचपन में बहुत सारे प्रयोग करे होते हैं आवेश पे। ठीक है, तो आवेश का हमने प्रयोग करा होता है। या आप देखे होंगे कि जब लोहे पत्थर रगड़ खाते हैं तब भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आप इन चीजों को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इन्हें फील नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स इसलिए ही बना होता है कि आप इनको दैनिक लाइफ में फील करके देखें। हम आपको बहुत सारी बातें फिजिक्स में आगे चैप्टर वाइज हम आपको बताते चलेंगे और कुछ प्रयोग भी हम आपको कराते चलेंगे। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि आवेश क्या होता है। नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, हम कुछ बातों को अगर नहीं लिख पाएंगे तो हम बोल देंगे और आप लिखते चलिएगा। ठीक है, आवेश क्या होता है यानी कि चार्ज। चार्ज के बारे में हमें पढ़ना है और हमें खूब अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वो किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है या अपने से प्रतिकर्षित करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आवेश कुछ नोट पॉइंट्स कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर आगे की बातें, हम कुछ और बातें जानते हैं। हमने पढ़ा आवेश क्या होता है और हमने आवेश को बताया कि आवेश जो है गुण होता है। और कैसा गुण होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण, ये हमारा आवेश होता है। ठीक है, इनके बारे में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। हालांकि आवेश में बहुत सारे वैज्ञानिकों को पढ़ना है, गुलाम को भी पढ़ना है, आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आवेश किसी भी वस्तु के आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है। दूसरी बात, कुछ नोट पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि हम आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यू से। ठीक है, दूसरी बात हम नोट कर लेते हैं, आवेश हमारी अदिश राशि होती है। ठीक है, आवेश हमारी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि होने के साथ साथ यह व्युत्पन्न राशि भी होती है।
क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो ये हमारी अदिश राशि भी है और अदिश राशि होने के साथ साथ ये आपकी व्युत्पन्न राशि भी है। अच्छा, आवेश अदिश राशि होती है, यानी आवेश की कोई दिशा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आवेश किसी भी वस्तु का गुण होता है और गुण की कोई दिशा नहीं होती। जैसे पढ़ाना हमारा गुण है, एक गायक है उसका गुण है कि वो अच्छा संगीत गाता है, अच्छा गीत गाता है। तो क्या आप ऐसा कह पाएंगे कि वो जो है एक गायक है वो पूरब दिशा में अच्छा गाता है या पश्चिम दिशा में अच्छा गाता है, उत्तर दिशा में अच्छा नहीं गाता है? या हमारे पढ़ाने के लिए कि जब हम पूरब दिशा में पढ़ाएंगे तो हम खूब अच्छा पढ़ाएंगे, पश्चिम दिशा में अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वालिटी है। और जो गुण होते हैं उनकी दिशा नहीं होती है। आदिश अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती है। आदिश और सदिश आप लोग पढ़े होंगे कि आदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनकी कोई दिशा नहीं होती, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण बताना जरूरी होता है, जबकि सदिश राशियों के लिए दिशा परिमाण बताने के साथ साथ दिशा बताना भी जरूरी होता है। ठीक है, फिर बाहर वाली बातें हम लोग क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अदिश राशियां व्युत्पन्न राशियां, हाँ आप लोग मूल राशियां भी क्लास 11 में पढ़े होंगे। तो हमारी जो आरएस होती है वो हमारी मूल राशि नहीं होती है। वैसे तारा हमारी मूल राशि है, याद रखिएगा, लेकिन आरएस हमारी मूल राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि इस राशि को हम मूल राशियों से या भौतिक राशियों की मदद से उत्पन्न करते हैं। ऐसी राशियां जो दूसरी राशियों की मदद से हम उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। तो आवेश हमारी कौन सी राशि है? आवेश हमारी व्युत्पन्न राशि होती है। ठीक है, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब आवेश के बारे में हम बहुत सारी बातों को और भी सीखेंगे। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि आवेश का कारण क्या है, आवेश क्यों उत्पन्न होता है। आवेश को उत्पन्न करने के बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं, जैसे हम उनको जो है प्रेरण द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, घर्षण द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। घर्षण का मतलब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ करके भी हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा आपने किया होगा कि ठंडी के महीने में हम लोग क्या करते हैं, आपके हाथ में जब ठंडी लगती है तो आप अपने हाथों को आपस में रगड़ लेते हैं। और जो आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो आपके हाथ में आपकी जो बॉडी होती है वो हीट हो जाती है, आपके जो हाथ की हथेलियां होती है वो गर्म हो जाती है, यानी आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश के उत्पन्न करने के बहुत कई तरीके होते हैं, 3-4 मेन तरीके होते हैं। प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा, हम डिस्कस करेंगे इन बातों पे। लेकिन आवेश उत्पन्न कैसे होता है, यानी आवेश के प्रकार कौन से होते हैं, इन बातों पे हमें डिस्कस करना है कि आवेश को कौन कौन से प्रकार होते हैं और आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो चलिए हम उस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, देखते हैं आगे भी बनाएंगे आवेश का कारण। आवेश का कारण कि आवेश कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आवेश के कारण में सबसे पहले आप लोग कुछ बातें जानते होंगे जिन बातों पे हम डिस्कस करेंगे, वे बाद में आपके आप लोग पहले पढ़े होंगे उन बातों को, लेकिन हम फिर से डिस्कस करेंगे आवेश के बारे में। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, उनका एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बातें आप पढ़े होंगे, नॉर्मल बातें हैं, हमने आपको पढ़ाई की अपने ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, आज जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाएंगे हमने, हालांकि हम आपको ऑनलाइन भी इस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ा रहे हैं, आपको अपने चैनल पे भी बताएंगे, पहले से भी आप पढ़े होंगे। मान लीजिए किसी पदार्थ का नाभिक हो गया, हमारे पास दो पदार्थ हो गए, मान लीजिए हमने ले लिया और पदार्थ का नाभिक हो गया, इस नाभिक के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, और नाभिक के बाहर हमारी कक्षाएं होती है ना, कक्षाएं, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, और इन कक्षाओं में क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन कक्षाओं के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अच्छा, अब हमें जो बातें सीखनी है वो चीजें याद रखेगा, इनके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है। हम लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, अच्छे से पढ़े होंगे, सारी थियरी भी करा दी गई थी इसमें। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे आपका जो माइनस चार्ज होता है या नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन आपके धन आवेश होते हैं। तो हम अपनी बात को समझाने के लिए क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, और हम एग्जाम्पल पे जब हम बात करते हैं तो हमें बातें और क्लियर तरीके से समझ में आती है। ठीक है, हम कोई कक्षाओं को भी मिटा देते हैं, ठीक है, कक्षाओं की जरूरत इतनी नहीं है। ठीक है, समझते जाइए। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि सामान्य अवस्था में
इस नाभिक में या जो हमारी पहली वस्तु है जिसे हम मान लेते हैं वस्तु ए, ठीक है, और इसे हम मान लेते हैं वस्तु बी। तो सामान्य अवस्था की हम बात करें तो वस्तु ए में मान के हम चलते हैं कि हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है और 16 प्रोटॉन सामान्य अवस्था में, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास वस्तु है, ये जो दूसरी वस्तु हमारे पास है, इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 प्रोटॉन है। सामान्य अवस्था में इसमें क्या है, 14 प्रोटॉन है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इनको कनेक्ट कर दें, ठीक है, अगर हम इनको किसी माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट कर दें और कनेक्ट करने के बाद अगर हम इनको कनेक्ट कर दें किसी माध्यम से, या हम सामान्य भाषा में कहें कि अगर हम इनके नाभिक को, आप लोग पढ़े होंगे, अगर हम इनकी कक्षाओं को ऊर्जा दे दें, अगर हम ऊर्जा देते हैं तो क्या होगा कि ऊर्जा देने से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरी तरीके से क्या होते हैं, ऊर्जा दे देंगे। एक तो पहले से इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा होती है और कई जो है चक्कर लगाते हैं। अगर इनको ऊर्जा दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में जाना चाहेंगे या किसी दूसरी वस्तु की कक्षा में जाना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ मिलना चाहेंगे। तो क्या होगा, हम सामान्य अवस्था के, हम बहुत डीपली बात नहीं कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉनों के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री का टॉपिक आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। हाँ, किसी दिन हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अभी इतना समझिए कि अगर हम ये जो नाभिक है, अगर हम इनको कनेक्ट कर दे दो वस्तुओं को आपस में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। अगर हम क्या देंगे, और सपोज करिए कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें से निकल करके 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ गए, वस्तु ए से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके आपके आ गए वस्तु बी में, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन वस्तु ए से निकल करके वस्तु बी में आ गए तो आप सोच सकते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, और यहाँ पे अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन और लें तो हमारे पास टोटल अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 और 2 16, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। अच्छा, जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 16 और प्रोटॉनों की संख्या है 14। अच्छा, अब यहाँ का सीन देखिए, यहाँ पे हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, पहले तो 16 इलेक्ट्रॉन थे, अब बाद की कंडीशन क्या आ गई, बाद में इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बाद यहाँ पे अब हमारे पास बचेंगे 14 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। यहाँ पे हमारे 16 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन कितने हैं, 14 हैं। ये हम यही बात यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हो गए 16 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन हो गए, ठीक। 16 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए और 14 प्रोटॉन हो गए। यहाँ पे हमारे 16 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉनों की संख्या हो गई 16। अच्छा, अब आप खुद देख के समझ सकते हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक है और प्रोटॉनों पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉनों पे चार्ज होता है धन आवेश प्लस चार्ज होता है। यानी कि जो हमारी पहली वस्तु होगी, वस्तु कैसी हो जाएगी, धन आवेश हो जाएगी, क्या, तो हमारी पहली वस्तु कैसी हो जाएगी, धन आवेश हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, 16 प्रोटॉन है, तो इसमें क्या हो जाएगी, ये वस्तु हमारी धनावेशित हो जाएगी क्योंकि इसमें आ जाएगा धनावेश, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 14 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 है, यानी कि वस्तु हमारी कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। ऋणावेशित क्यों होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, यानी कि वस्तु हमारी ऋणावेशित हो जाती है। तो हम इनको लिख लेते हैं, ठीक है। यह वस्तु हमारी हो गई ऋणावेशित और यह वस्तु हमारी हो गई धनावेशित, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। अब यहाँ से हमें एक बात और सीखने को मिली कि हमारे जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आवेश होते हैं, एक होता है हमारा धन आवेश और एक होता है हमारा ऋण आवेश। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा धन आवेश और एक दूसरा होता है ऋण आवेश, ठीक है। अब कैसे, आवेश का कारण क्या है कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ये बातें हमने आपको वस्तु का एग्जाम्पल लेकर के, 2 वस्तुओं को लेकर के ऊर्जा का स्थानांतरण करा करके इनके एक दूसरे से कनेक्ट करा करके हमने बातें समझाने का प्रयास करा, ठीक है। तो वस्तु हमारी पहली वस्तु धनावेशित हो गई, दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो गई, यानी आवेश उत्पन्न होने के कारण होते हैं। और आवेश हमारे 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, धन आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, और ऋण आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्लस आवेश यानी कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हमारे 2 आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। अब इसके आगे की बात है हम
और समझ लेते हैं इसके आगे की बातें। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, हम यहाँ पे लिख भी लेंगे आवेश के प्रकार। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, दो तरीके के आवेश होते हैं। आवेश के क्वालिटी की बात कर लेते हैं, हम आवेश के गुण की बात कर लेते हैं कि आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो हम आवेश के गुणों पे अब चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर आगे आवेश के गुण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, यही कर लेते हैं आवेश के गुण। प्रॉपर्टी का क्या, अगर हम पहले प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली क्वालिटी होती है कि बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, किसी भी पदार्थ में द्रव्यमान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि किसी भी पदार्थ में आवेश रहेगा तभी द्रव्यमान होगा। तो यानी बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन आवेश होने के लिए जरूरी शर्त है कि उस वस्तु में द्रव्यमान हो, यानी कि किसी वस्तु में बिना द्रव्यमान के आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये हमारी पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी क्या है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सॉरी, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो बातें हमें सीखनी हो, क्या सीखनी है कि समान प्रकार के आवेश, इनको आप लिखते चलिएगा, समान प्रकार के आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, एक प्लस चार्ज है और एक दूसरा भी प्लस चार्ज है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप नोट करिएगा कि विपरीत प्रकार के आवेश, अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एकदम आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश का मतलब, अगर हमारे पास एक प्लस चार्ज है, एक दूसरा भी हमारे पास प्लस चार्ज है, दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक प्लस चार्ज है और एक हमारे पास माइनस चार्ज है, तो ये विपरीत आवेश हो गए और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, इसको हम एक अपने एग्जाम्पल से बात समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक गली है और एक गली में दो व्यक्ति आ गए। ठीक है, दो आदमी, दोनों फेरी करने वाले आदमी हैं। तो जब दोनों आदमी आए तो दोनों सब्जी बेचने वाले आदमी थे, एक गली थी। तो एक गली में यहाँ पे आ गए मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से आए दोनों इस गली में और यहाँ पे गली में आए, यहाँ पे दोनों रुक गए और रुकने के बाद उन्होंने मीटिंग करा आपस में। पता है मीटिंग क्यों करा, क्योंकि दोनों का काम था सब्जी बेचना, दोनों सब्जी बेच रहे थे। तो आपस में उन्होंने मीटिंग करा कि भाई देखो, तुम भी सब्जी बेचते हो, हम भी सब्जी बेचते हैं, हम दोनों का काम सेम है, अगर हम एक ही गली में जाएंगे तो हम लोगों में लफड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, या हमारी सब्जी अच्छे से नहीं बिकेगी, जो भी रीजन हो। तो हम एक काम करते हैं कि हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर करते हैं। तो इस गली में चले जाओ, हम इस गली में चले जाते हैं। यानी समान प्रकार के आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर आप खुद सोच के देखो कि अगर इसी गली में दो आदमी आए, एक सब्जी बेचने वाला आदमी आए और एक कपड़े बेचने वाला आदमी आए, दोनों के काम अलग अलग है, एक सब्जी बेचता है, एक कपड़ा बेचता है, तो क्या दोनों मीटिंग करके कहेंगे कि तुम इस गली में चले जाओ, हम इस गली में चले जाएं? नहीं भी नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच लेगा और कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेच लेगा, दोनों के काम अलग अलग है। इट मीन्स समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये हमारे आवेश का गुण होता है। पहला गुण हमने आपको बताया द्रव्यमान से रिलेटेड। ठीक है, पहला गुण जो हमने आपको बताया कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। और दूसरा कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हमारी दूसरी क्वालिटी थी। ठीक है, अब हम आवेश के मात्रक पे डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। आवेश के मात्रक पे हम डिस्कस करते हैं कि आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं। ठीक है, मात्रक, मात्रक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, बताने की जरूरत तो नहीं है। मात्रक को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट। तो आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में, आपका पहला चैप्टर है मात्रक और मापन। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है, हमने आपको बोला था कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक पैमाना चाहिए होता है, हमें एक निश्चित पैमाना चाहिए होता है जिसे हम मात्रक कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा हमने बताई, हालांकि उसमें और विस्तार से क्लास 11 में हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। तो मात्रक, आवेश को मापने के कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक सूत्र से निकाल लेते हैं। सूत्र पे हम डिस्कस करेंगे। हमारा सूत्र होता है आवेश को Q से डिनोट करके प्रदर्शित करके Q बराबर I into T हमारा सूत्र होता है। अगर हम यहाँ से देखें Q बराबर I into T से, तो हमारा जो मात्रक हो जाएगा धारा, वैसे धारा है और धारा, ठीक है। एम्पियर और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो हमारे पहला मात्रक क्या बना सकते हैं, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हम पहला मात्रक बना सकते हैं। तो दूसरा मात्रक भी हमारा आवेश का होता है। ये दूसरा मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं कूलाम। ठीक है, पहला मात्रक हमारा होता है एम्पियर सेकंड और दूसरा मात्रक जो हमारा आवेश का होता है कूलाम। सामान्य तौर पे हम आवेश के कूलाम वाले मात्रक को यूज करते हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अच्छा, ये दोनों जो मात्रक होते हैं, दोनों मात्रक हमारे होते हैं एमकेएस पद्धति में। कौन से सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम में आवेश के दो मात्रक होते हैं, कौन कौन से, एम्पियर सेकंड और कूलाम। अन्य मात्रकों पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सीजीएस पद्धति में इनके दो मात्रक होते हैं, कौन कौन से मात्रक होते हैं। एक हमारा होता है सीएसयू, सीएसयू भी हमारा एक मात्रक होता है। एक मात्रक हमारा होता है फ्रैंकलिन। ठीक है, सीएसयू और फ्रैंकलिन हमारे दो मात्रक और होते हैं, ये सीजीएस पद्धति में होते हैं। ठीक है, किस पद्धति में मात्रक होते हैं, सीजीएस पद्धति में होते हैं। और एक पद्धति में आप लोग जो एलिमेंट में पढ़े होंगे तो आप समझ सकते हैं। इन मात्रकों में हमने जो पद्धतियां बताई हैं वो पिछले बताई हैं। सामान्य तौर पे हम कूलाम मात्रक का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ बातें और जान लेते हैं। चलिए, ईएमयू का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा जो मात्रक हमारा होता है वो फैराडे होता है। ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक हमारा क्या होता है, फैराडे। सबसे बड़ा जो मात्रक हमारा होता है वो होता है फैराडे जो हमारा मात्रक है। ठीक है, और जगह की कमी है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। सबसे बड़ा मात्रक हमारा होता है फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक हमारा फैराडे होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे छोटा मात्रक हमारा होता है ईएसयू। ठीक है, ये हमारे होते हैं आवेश को मापने के मात्रक। कूलाम हम मात्रक का सामान्य तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आवेश में हम जितनी बातें आपको बताए होंगे वे बातें आपको समझ में आई होंगी, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप नोट्स बनाते चलिए। इस वीडियो में हमने जितनी बातों का डिस्कस करा है उन बातों को आप एकदम ध्यान से पढ़िए। हम बहुत जल्दी आपके सामने सेकंड लेक्चर को लेकर के उपस्थित होंगे। सेकंड वीडियो में हम आवेश से संबंधित कुछ और चीजों को जानेंगे, कूलाम के नियम को जानेंगे, और भी जो बातें हैं डेरिवेशन उनको हम करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं, आवेश के बारे में इतनी बातें सीखें। हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी इसको मन से पढ़िएगा, और क्या वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमें शुभकामनाएं दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो बना सकें। ठीक है, हाँ, कुछ भी अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी बात आपको कहनी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने शुरू में बताया कि इस वीडियो में हम जो है आपको बताएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे साथ अन्य टीचर्स भी इसमें वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पर। अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो इसमें अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के वीडियो पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर था आवेश, जो हमने पढ़ा अच्छे तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।